हाय एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल का जो 9 जनवरी को 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वैसे मैंने आंसर की जब करवाई थी तब भी आपको साथ के साथ इसका सॉल्यूशन बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैथ्स को या बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिटेल में थोड़ा किया जाए, तो अभी हम वही करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करो ताकि हम इस सेशन को शुरू करें। तो आज हम करेंगे सैनिक स्कूल पेपर 2022 का जो हुआ था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ। शाबाश, कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। किसी भी टाइप की कोचिंग के लिए या बुक्स स्टडी किट की जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9671639776। बाकी जो नंबर हैं वो हमारे नीचे भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश के सेक्शन को कवर करते हैं। सेक्शन ए को सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन पेपर में ये वाला पैसेज आया हुआ था। दिस वॉज द पैसेज, ये पैसेज आया हुआ था। इस पैसेज को सबसे पहले हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसके सॉल्यूशन को करने वाले हैं कंप्लीट, कि किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम सोल्व कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। सो गाइस, दिस पैसेज इज अबाउट द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पुराने टाइम के 7 अजूबे जो हुआ करते थे उनके बारे में ये है। लेकिन यहाँ पर जो मेनली इस पैसेज में बताया गया है कि जो ग्रीक्स थे वो लोगों को क्या क्या बनवा करके देते थे। तो कहते हैं कि द एंशिएंट ग्रीक्स मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट पीपल शुड सी। एंशिएंट ग्रीक्स ने एक बहुत सारी लंबी लिस्ट बनाई थी प्लेसेस की, और वो लिस्ट स्पेशली बनाई गई थी, मतलब वो प्लेसेस बनाए गए थे ताकि लोग दूर दूर से आए और उनकी बनाई हुई चीज़ों को देखे। ओके, तो इस लिस्ट का नाम दिया गया था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स कैन बी फाउंडेड टुडे इन गिजा। तो कह रहा है कि आज उन 7 वंडर्स में से केवल एक वंडर्स देखा जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो गए हैं तो बाकी सारे खत्म हो गए हैं। लेकिन उनमें से अभी गीजा जो है वो अभी भी आज भी देखा जा सकता है, विच इज़ इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में है। दिस इज़ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये गीजा का ग्रेट पिरामिड है। इट इज़ वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड्स बिल्ड अराउंड 2500 BC. The hanging gardens of the Babylons are another ancient wonders. They are located on the banks of the rivers Euphrates. तो कहता है कि बेबीलोन के जो हैंगिंग गार्डन है, जो कि बेबीलोन का है, जो कि एक एंशियंट वंडर है, वो लोकेटेड है रिवर के बैंक पे, किनारे पे। ठीक है, वो क्यों बनवाया गया था? दिस एरिया इज नियर द बागदद इन इराक। इराक में बागदद के नज़दीक है। अ किंग बिल्ट दिस गार्डन फॉर हिज वाइफ। उस राजा ने अपनी वाइफ के लिए इस गार्डन को बनवाया था। क्लियर गाइस? तो ये है पैसेज, और इसी पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस है। पैसेज थोड़ा और बाकी है, इसको भी रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्यूशन के साथ हम करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो फटाफट से, शाबाश। द स्टैच्यू ऑफ जेस वॉज बिल्ड इन ओलंपिया, ग्रीस in 457 BC. This statue was built to honor the Greek god Zeus. The statue was as tall as 4-story building. तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस के रूप में पूछी गई है, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पैसेज आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए साथ के साथ पढ़ रहा हूँ इसको। इन एडिशन टू जस्ट द ग्रीक्स बिल्ट अनदर वेरी बिग स्टैच्यू टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड Helios. This wonder is known as the Colossus of the Rhodes. तो एक ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है आगे। ओके, आप पैसेज को पढ़ते रहिए ताकि आप आंसर कर सकें साथ के साथ। Built around 550 BC, the temple of Artemis at Ephesus was considered the most beautiful structure on the earth. एक इस टेम्पल की बात कर रहे हैं कि ये टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है अर्थ के ऊपर। ओके, एफिसस वाज एन एंशिएंट सिटी दैट वाज लोकेटेड इन व्हाट इज नाउ तुर्की, जो कि अब तुर्की के अंदर पड़ता है। ओके, उसके बाद में कहता है द मेजोलियम एट हेलिकार्नसस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन तुर्की। ये भी तुर्की के अंदर बना हुआ है। द ओनली वंडर
built for practical use was the Pharos of Alexander. Pharos of Alexandria जो है, जिसका जो क्या चीज़ है, जो कि एक लाइट हाउस है। और लाइट हाउस का क्या काम होता है, जो शिप्स होती है, जहाज होती है समुद्री, उनको गाइड करना। इट वॉज वंस द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, कभी किसी समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, आपको भी आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें, इस पैसेज में सिर्फ यही बताया गया था। इस पैसेज में क्या बताया गया था कि जो ग्रेट पिरामिड गीजा है वही सलामत है, उसको आज भी देखा जा सकता है, ये लाइन में लिखा हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी जितने भी आप ये देख रहे हैं, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है, इनमें से कोई सही नहीं है, इसमें से ये वाला सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये बात, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसने पूछा नॉट ट्रू वाली कौन सी है, तो नॉट ट्रू वाली ऑप्शन नंबर सी वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग, मैंने एक लाइन अंडरलाइन करी थी अगर आपको याद हो तो, यहां पर द स्टैच्यू वॉज एज टॉल एज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। और ये किसकी बात हो रही है, कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है, स्टैच्यू की बात हो रही है। और कौन से स्टैच्यू की बात हो रही है, स्टैच्यू ऑफ जेस, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है लाइट हाउस एट हेलिकार्नेसस वाज व्हाट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। What is the right answer for this question? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होगा, बिल्डिंग टू गाइड शिप्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो लाइट हाउस होता है वो क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है जो यूज की जाती है शिप्स को गाइड करने के लिए। ओके, तो अभी तक आपने अगर साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं तो 3 में से आपने क्या स्कोर किया गाइस, बताइए, शाबाश अभी तक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई मदर एडवाइज मी टू स्टे होम। ध्यान रखिए, जब कभी भी घर पर रहने की बात होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन यूज होती है, तो आपको बताना है वो कौन सी है। ट्राई करो शाबाश और बताओ इसका सही आंसर। यस, ही इज एट होम, ही इज नॉट एट होम। होम के लिए हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। एट किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए, अप्रोप्रिएट लोकेशन को बताने के लिए एट का यूज किया जाता है स्पेशली। क्लियर गाइस। नंबर 5, राकेश इज डैश एक्सीलेंट, सो हियर एक्सीलेंट वर्ड इज कमिंग। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल होना चाहिए, सोच करके कमेंट में आंसर करें जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए एक्सीलेंट जो है वो कैसी साउंड दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है। अगर ये वोवल साउंड दे रहा है तो वोवल साउंड के लिए आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है, आर्टिकल एन। तो जिन बच्चों ने ए किया है उनका आंसर ठीक है। 5 में से अपना स्कोर बताओ अभी तक क्या बन रहा है, अगर आप साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं तो। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव्ड शी ग्रीटेड एंड चीयरफुली अस। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ। डन, सभी ने किया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने ट्राई कर लिया। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें एक चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वेव्ड शी ग्रीटेड एंड चीयरफुली यस, तो क्या होगा सबसे पहले, शी वेव्ड, शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में बी ए डी, उसके बाद में ग्रीटेड, फिर अस चीयरफुली, यानी ई लास्ट में आना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन डी जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया उनका आंसर ठीक है।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। हिल टॉप, पहाड़ी के टॉप से, ये गाइस पहाड़ी है और ये पहाड़ी का टॉप है, इस पहाड़ी के टॉप से ये स्टीप क्या था? स्टीप का मतलब होता है खड़ा, मतलब जैसे खड़ी पहाड़ी होती है ना, एक देखो, एक इस टाइप की पहाड़ी होती है जो बिल्कुल स्टीप नहीं होती, और एक बिल्कुल खड़ी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जैसे इस साइड से, यहाँ से ज़्यादा स्टीप नहीं है, यहाँ से ज़्यादा स्टीप है, इधर से चढ़ आराम से चढ़ सकता है कोई पर्सन, लेकिन इधर से चढ़ना चाहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इधर एकदम से स्टीप है। तो स्टीप क्या है? वो डिसेंट है, डिसेंट है, डिसेंट है या डिसेंट है? देखिए इस डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असेंट का उल्टा होता है, दिस मीन्स डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। और इस डिसेंट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, ठीक ठाक, अच्छा, ठीक, राइट मैनर में होना किसी चीज का, एक स्टैंडर्ड्स को मीट करना, अच्छा होना किसी चीज का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला डिसेंट। इस डिसेंट का मीनिंग होता है किसी चीज का झुकाव, या किसी चीज, झुकाव नहीं बोलेंगे हम, किसी चीज का एकदम से नीचे की तरफ आना। जैसे स्टीप, मान लो पहाड़ी है कोई, और वो पहाड़ी के साइड में जो जगह है, जो खाई है, वो एकदम से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसे हम डिसेंट बोलेंगे, ठीक है, उसे हम डिसेंट बोलेंगे। मतलब जो उतार जिसको हम बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट का जो जो प्रोसेस होता है, जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट है यहाँ से, तो इसे डिसेंट बोला जाएगा। स्टीप तो खड़ी होगी, लेकिन ये नीचे की तरफ जो झुकाव है उसे डिसेंट बोला जाएगा। तो डिसेंट का मतलब होता है एक उतराव, जिसे हम बोलते हैं, एक चढ़ाव होता है, एक उतराव होता है ना, तो उतरते टाइम जो नीचे की तरफ झुकता जा रहा है उसे डिसेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्नोफॉल हैवी द एवरीथिंग कवर्ड। सो ये सेंटेंस पैसिव में है ऑलरेडी। तो पैसिव स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है कि कोई चीज कवर्ड है, तो कोई चीज कवर्ड है, किससे कवर्ड है वो हमें बताना। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, ये ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। हैवी स्नोफॉल ने कवर्ड कर लिया, और एवरीथिंग वॉज कवर्ड होता, मतलब अगर इसमें वॉज गिवन होता तो ऐसे भी बन सकता था, एवरीथिंग वॉज कवर्ड बाय द हैवी स्नोफॉल, लेकिन वो वॉज इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अभी के लिए सही आंसर क्या बन सकता है, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सी, फिर बी, फिर ए, और उसके बाद में ई, और उसके बाद में डी। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? सी, बी, ए, ई, डी, कौन सा आंसर बन सकता है बताइए इनमें से? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर ठीक है, गुड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और सोल्जर। सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, TRPP वाला ट्रूप होता है, तो जिन बच्चों ने ट्रूप किया है उनका आंसर ठीक है। नेक्स्ट इज द गर्ल डैश वोन द फर्स्ट प्राइज। इज शी द गर्ल हु वोन द फर्स्ट प्राइज। हु, जो की या जिसने की, जीता है, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, जीता किसने है, इस लड़की ने जीता है, तो हु वोन द आएगा, ठीक है। विच और दैट हम सिलेक्टेड चीजों के लिए या फिर थिंग्स के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए हम हु का यूज ही करते हैं ज्यादातर, दैट, और वूम होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। वी आर आस्किंग अबाउट द सब्जेक्टिव केस हियर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट गाइस? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। यू पेड द बिल डैश। सो हियर यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, paid is the second form of the verb. So this is the second form, and whenever you want to make a question tag, second form will be changed into did. So हम इसको change कर देते हैं, किसमें? did में change कर देते हैं। And one more thing, if the given sentence is positive, question tag will be changed into negative. So didn't बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये? didn't बन जाएगा। So is there any option which contains didn't? And one more thing, you should add the subject also. तो didn't you आ जाएगा। तो डिडंट यू वाला ऑप्शन देख लो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं आगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है। मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसका टाइप ऑफ सेंटेंस आपको बताना है कौन सा है।
Declarative sentence, imperative sentence, exclamatory or interrogative. So Mohan gave me a 10 rupee note. बताइए. सिंपल इंफॉर्मेशन दी जा रही है. जब भी कोई इंफॉर्मेशन का पता लगे, कोई फैक्ट का पता लगे, तो आप समझ लेना वो कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव. और इसका दूसरा नाम असर्टिव भी होता है. ये इसका सही आंसर हुआ. इंपेरेटिव जो वर्ब से स्टार्ट होता हो या जिसमें एडवाइस, ऑर्डर, कमांड की बात हो रही हो. एक्सक्लामेटरी जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन गिवन हो या कोई सरप्राइज हैरानी की बात हो रही हो. क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा हो तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव. क्वेश्चन नंबर 13. द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट. सिंपल देखिए, लास्ट नाइट गिवन है. इफ यू सी द वर्ड लाइक लास्ट, लास्ट लग के कुछ भी, लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, कुछ भी, अगो, बैक, ओके, लास्ट, अगो, बैक. इसके अलावा अगर आपको कहीं पे दिखे इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, या इट्स हाई टाइम, तो वहां हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है. यस्टरडे भी लिख लो साथ में, यस्टरडे. सो दीज वर्ड्स डिनोट द पास्ट टाइम. ये जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं आप, सब पास्ट को नोट करते हैं. एंड वी विल पुट सेकंड फॉर्म ओवर देयर. तो सेकंड फॉर्म इनमें से कौन सी है? ड्रिफ्ट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ये आपको स्पेलिंग के क्विज में भी करवाई जा चुकी है. और इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अपॉइंटमेंट. ऑप्शन नंबर ए. जिन बच्चों ने किया उनका आंसर ठीक है. नेक्स्ट इज कॉबलर. कॉबलर कौन होता है? जो क्या रिपेयर करता है? कॉबलर वो होता है जो फुटवियर रिपेयर करता है, फुटवियर बनाता है. चूज द ऑप्शन विच इज ऑपोजिट. अर्लियर. अर्लियर का ऑपोजिट क्या होगा? अर्लियर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेटर, क्योंकि अर्लियर टाइम को डिनोट करता है. ओके, लेटर इस वर्ड का भी मीनिंग बाद में होता है और इसका मीनिंग भी बाद में होता है. बट दिस डिड नॉट द पोजिशन गाइज. पोजिशन की बात हो रही हो देन यू कैन यूज दिस वन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम वी विल यूज दिस लेटर. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, क्योंकि अर्लियर जो है वो टाइम को डिनोट करता है. तो ऐसा वर्ड क्या होगा जो कि इस लेटर का ऑपोजिट होगा? इस लेटर का ऑपोजिट क्या होता है गाइस? फॉर्मर होता है. जैसे इस अर्लियर का इसका ऑपोजिट अर्लियर होता है ना, और इस लेटर का ऑपोजिट क्या होगा? फॉर्मर. समझ गए? अगर फॉर्मर का ऑपोजिट पूछा होता तो लेटर आता. अगर अर्लियर का पूछा है तो ये वाला लेटर आएगा, बिकॉज दिस डिनोट द टाइम. गॉट इट? जो बच्चे हमारे ग्रामर के पेड बैच में या कंप्लीट पेड बैच में किसी भी तरीके से एनरोल करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड कोर्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. कोचिंग, बुक्स या स्टडी किट की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. बाकी हमारे नंबर नीचे भी चल रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं. इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं. और हमारी इसी चैनल पर रेगुलर क्लासेस भी होती है. चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आप स्पेशल इंग्लिश ग्रामर के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए, तो भी वो अवेलेबल है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मोमेंटस. ये मोमेंट बहुत ही बढ़िया है. ये मोमेंट बहुत ही बढ़िया है. तो मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी. तो कोई भी चीज मोमेंटस होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 18. यस्टरडे वॉज द डैश. आपको बताया कि जब कभी भी ब्लैंक दिखे और ब्लैंक से पहले आर्टिकल द दिखे तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री. बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना. और दूसरा जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें EST आता हो या ST आता हो, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो सुपरलेटिव डिग्री का हमें यूज करना चाहिए एडजेक्टिव की. नेक्स्ट दे रखा है गिगेंटिक. गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, वेरी लार्ज. तो वेरी बिग का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. चूज द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट. लिटरेट का ऑपोजिट इनमें से कौन सा हो जाएगा गाइस? इलिटरेट होता है, अनपढ़ जिसको हम बोलते हैं. बाकी सब फेक वर्ड है. नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट पेयर. नाइफ का नाइफ्स बनता है, ठीक है. वुमेन का वीमेन. डियर का डियर. देखो डियर का सिंगुलर और प्लूरल डियर ही होता है. जैसे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है ना. शिप का शिप ही होता है. लेकिन माउस का माउसेज नहीं होता. दिस इज रॉन्ग पेयर. माउस का प्लूरल माइस होता है गाइस.
जैसे लाउस का लाइज होता है, ओके ऐसा ही पेयर है ये, है ना। वाइफ का वाइव्स होता है, नाइफ का नाइव्स होता है, मैन का मेन होता है, वुमेन का वीमेन होता है, ओके। ओके गाइस, तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, इसको शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑल माय फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, और ये ऐसे ही लिखी जाती है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर विल सी यू लेटर, व्हाट इज द एडवर्ब हियर? द इज आर्टिकल गाइज, ओके ये आर्टिकल है। सी इज वर्ब, सी एक वर्ब है। विल इज ऑल्सो अ वर्ब विच इज अ हेल्पिंग वर्ब और विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल टाइप की वर्ब है ये, मॉडल है, एक मॉडल वर्ब है ये, ओके। लेटर कौन सा पार्ट हो गया? एडवर्ब हो गया, जो इसमें एडवर्ब है, क्लियर। तो इसमें द आर्टिकल, आपको सिर्फ यही नहीं है कि एडवर्ब है तो सिर्फ एडवर्ब ढूंढ लिया, आपको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? नाउन जो कि सब्जेक्ट बना रहा है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी बोलेंगे हम, एम ए बोल रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरी। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? यू लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और लेटर यहाँ पे एडवर्ब वाला पार्ट होगा। वैसे पूछोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका प्रोनाउन है, तो हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्यों आ रहा है, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्टर विल सी वूम, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सी यू आएगा, यू क्या एक प्रोनाउन है। तो हर एक लेटर का पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि एडवर्ब है बस आंसर मार के आ गए आप, हर एक वर्ड का पता होना चाहिए जब एक सेंटेंस लिखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 25, सीइंग द वुंडेड बर्ड। देखो जब भी ऐसा पेयर बनाओ ना, सीइंग द डॉक्टर, ही बिकेम नर्वस, तो जब भी वैसे भी अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आता तो सिंपल देख लो, ये V2 गिवन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर एक बार सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म आ जाए या सेंटेंस पास्ट में चला जाए तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो पास्ट में ही हम लिखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन इसका इंग्लिश का है ये, मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज़ अ लाइसेंस। मंजीत कार नहीं ड्राइव कर सकता, कब तक? अनलेस ही हैज़ अ लाइसेंस, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। यदि लाइसेंस नहीं है ऐसा नहीं होगा, हालांकि भी नहीं बनेगा, है ना, अभी तक ये भी नहीं बनेगा, जब तक नहीं है लाइसेंस तब तक ड्राइव नहीं कर सकता, ये कहना चाहता है। तो आपने 25 में कितना स्कोर किया? अगर आप साथ के साथ पेपर कर रहे हैं तो बताइए कमेंट करके। आगे पेपर का सॉल्यूशन कंटिन्यू चलेगा। इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहे।